गेहूं से आटा, यानी गेहूं को पिसवा और आटा, यही तो होता है ना। गेहूं से आटा कैसे बनता है? कोई आपको पूछे गेहूं से आटा कैसे बनता है, तो उसको सीधा ही कहोगे कि गेहूं को चक्के पे ले जाओ और पिसवा और आटा, यानी फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और लास्ट, यही होता। ये फर्स्ट और सेकंड या फर्स्ट और लास्ट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आरसीएम इस प्रोसेस से होके आटा बनता। अब कैसे कैसे प्रोसेस होते हैं मैं आपको बताता हूँ। आटे में दो प्रकार की इम्प्योरिटी होती है, एक तो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी, अशुद्धता, समझ गए ना आप? ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी और नॉन ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी में जो पौधे के तने के जो टुकड़े आ जाते हैं उसको निकाल लिया जाता है। कच्चे गेहूँ, जिसको थोते गेहूँ बोलते हैं, बारीक गेहूँ बोलते हैं, थोते गेहूँ बोलते हैं, बिना न्यूट्रिशन वाले गेहूँ बोलते हैं, उसको अलग से निकाल लिया जाता है। और इस प्रोसेस में कोई डस्ट बनती है उसको भी अलग से निकाल लिया जाता है। थोते गेहूँ का जो बाली होती है उसको भी अलग से निकाल लिया जाता है। और इस प्रोसेस में जो गेहूँ की बाली कोई हो तो उसको भी अलग से निकाल लिया जाता है। ये आपका हो गया ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी, आपको निकाल। अब आती है नॉन ऑर्गेनिक में कंकर, पत्थर, मिट्टी वगैरह जो होती है, एक डिस्टोनर मशीन होती है, उससे ये सब चीज़ें निकाल ली जाती है। इसमें यहाँ पे एक चैलेंज आता है, एक मडबोल का, जो गेहूँ के पौधे के साथ में खेत से आ जाती है मडबोल, उसकी डेंसिटी गेहूँ के बराबर होती है, तो वो इस प्रोसेस से नहीं निकल पाती, क्योंकि जो मडबोल होती है उसकी डेंसिटी होती है गेहूँ के बराबर, और वो मशीनें क्या करती है उसको एक्सेप्ट कर लेती है। उसको रिमूव करने के लिए हमें मडबोल की जो उस मडबोल का जो स्ट्रक्चर होता है उसको चेंज करना पड़ता है। मडबोल का स्ट्रक्चर चेंज करने का मतलब गेहूँ की रबिंग होती है, गेहूँ की रबिंग में मडबोल टूट जाती है और टूट के इस प्रकार की डस्ट बन जाती है, और उस डस्ट को अलग से निकाल लिया जाता है। गेहूँ आपका पूरी तरह से साफ हो गया। परंतु आपने गेहूँ में देखा होगा एक डीप लाइन होती है, गहरी लाइन होती है गेहूँ में, होता है ना डीप लाइन, मेरे मुट्ठी का आकार का गेहूँ होता है, एक डीप लाइन होती है। उस डीप लाइन में ये जो डस्ट होती है वो आके ऐसे अटक जाती है। उसको रिमूव करने के लिए गेहूँ को हम एक नीडल मशीन में डालते हैं। नीडल मशीन में जब गेहूँ रोटेट होगा तो नीडल क्या करेगी, जब भी ये डीप लाइन उसके कांटेक्ट में आएगी तो नीडल इसको यहाँ से स्क्रैच करके ये निकाल लेगी। ये इस प्रकार के दो पाउडर निकलते हैं, ये मडबोल का डायरेक्ट पाउडर है और ये मडबोल का स्क्रैच किया हुआ, दो प्रोसेस में निकल जाता है। गेहूँ आपका पूरी तरह से साफ हो गया, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी निकल गई, नॉन ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी भी निकल गई, गेहूँ आपका पूरी तरह से साफ। लेकिन गेहूँ आपका स्टॉक कहाँ पे था? मंडियों में था, वेयर हाउस में था, किसान के घर पे, व्यापारी के घर पे, किसी गोदाम में, वहीं तो था ना। तो वहाँ पे किसी ने चूहों की चौकीदारी की क्या? नहीं की। तो चूहे ने अपनी गंदगी कहाँ फैलाई? गेहूं के अंदर। चूहे ने अपनी गेहूं की गंदगी कहाँ फैलाई? चूहे के अंदर। कोई भी पक्षी आया वहाँ से दाना उठाया, उसे भी बीट कर गया। गंदगी कहाँ है? गेहूं में। कोई पल्लेदार जाएगा तो जूते खोल के जाएगा, जूते पहन के जाएगा, जूते पहन के जाए तो गली मोहल्ले की गंदगी कहाँ आएगी? गेहूं में। किसी आदमी ने गुटखा खा रखा, उसी में स्प्लिट कर दिया। मैं आपको स्वीकार करने वाली बातें बता रहा हूँ, ये चीजें हकीकत में होती है ना। तो इसको साफ करने की मशीन दुनिया में नहीं है, इस गंदगी को साफ करने की मशीन दुनिया में नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, पानी। तो गेहूं को हम पानी में इसको वॉश करते हैं, 3 से 5 सेकंड गेहूँ पानी में रहता है, और 5 सेकंड के बाद में उस पानी को, गंदे पानी को ड्रेन कर दिया जाता है, और गेहूँ आपका साफ सुथरा पीसने के लिए तैयार है। हम इसको 8 घंटे तक स्टोर रखते हैं। अब आपके मन में आ रहा है कि 8 घंटे क्यों रखते हो, है ना? स्वाभाविक नहीं, ड्राई नहीं। गेहूँ तो 3 सेकंड रहा, 3 सेकंड में क्या ड्राई करना? गेहूँ तो 3 सेकंड 5 सेकंड में ही रहा। लेकिन गेहूँ हम 8 घंटे तक इसलिए रखते हैं, यदि किसी सीड में एक बार पानी लग जाए तो सीड अपने आप में जर्मिनेशन करता है, अंकुरण। कोई भी सीड हो तो अपने आप में अंकुरण करेगा। डॉक्टर कहते हैं ना, आप अंकुरित मूंग खाइए, अंकुरित चने खाइए, अंकुरित जौ खाइए। कभी सूखे मूंग के लिए बोला क्या? सूखे लिए को मूंग के लिए तो गेहूँ भी क्या करेगा, अपने आप में अंकुरण करेगा। अंकुरण करने में क्या होगा, ये अपने आप में फोलिक एसिड बनाएगा। फोलिक एसिड का मतलब तो होता है प्रोटीन, सबसे अच्छा प्रोटीन। फोलिक एसिड का मतलब प्रोटीन होता है ना, आप समझ गए वो। तो गेहूँ भी क्या करेगा, अपने आप में फोलिक एसिड बनाएगा। 8 घंटे के बाद इसका फोलिक एसिड का लेवल टॉप पे आ जाता है, तो हम इसको ग्राइंडिंग के लिए भेज देते हैं। ये ग्राइंडिंग की मशीन का टॉप है और ये है बॉटम। ये टॉप में जो बड़ा होल नज़र आ रहा है, इसमें गेहूँ और एयर इन होती है, और ये जो बीच में जो डीप लाइनें हैं, यहाँ से एयर और आटा एग्जिट होता है। जब कंप्लीट एयर गेहूँ के साथ में आ रही है और कंप्लीट एयर एग्जिट हो रही है, तो आटा गर्म नहीं होगा, पत्थर भी गर्म नहीं होगा, और आपका कोल्ड प्रोसेस से बिना किसी न्यूट्रिशन लॉस के आपका आटा मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं। आपने अच्छी तरह से आटा बना दिया, कोई गलती तो नहीं की? गलती कर दी आपने गलती कर दी। देखिए ये पत्थर पे आप देखिए छोटे छोटे स्क्रैच खड्डे आ रहे हैं, तो दोनों पत्थर की रबिंग हुई, तो पत्थर घिसा,
घिस गया। हाँ घिसेगा तो पत्थर का पत्थर का कहाँ गया इसकी, कहाँ गया? इसका घिसावट कहाँ गई बताइए। आटा आटा तो आपने इतना कुछ निकाला, आटे में क्या डाल दिया? पत्थर डाल दिए। तो निकालो, निकालो, हाँ तो उसकी छन्नी है ना। छलनी से तो नहीं निकलेगा, वो तो बारीक हो गया। बारीक हो गया, वो तो आटे में मिल गया। मिल गया ना, अब निकालना तो पड़ेगा ना। हाँ अब चलिए वापस आ जाइए, अब स्टोन पे आ जाइए। तो आपको जो स्टोन नजर आ रहा है, ये एक सैंड का बना हुआ पत्थर नहीं है, देखा आप, जी जी एक सैंड का बना हुआ है। सैंड का मतलब रेत, है ना, रेत का बना हुआ है। रेत कौन सी? जिसमें आयरन की कंटेंट है, आयरन की मात्रा है, उसी रेत को हमने सेलेक्ट किया और उसी रेत को कंप्रेस करके ये पत्थर बनाया। मतलब जिस रेत में आयरन की मात्रा है, उसी रेत को हमने लिया है और उसी रेत को कंप्रेस किया, उसको दबाया और दबा के इस प्रकार का पत्थर बनाया। यदि रेत में आयरन की मात्रा है तो इसकी जो डस्ट होगी उसमें भी आयरन की मात्रा है, और आयरन वाली डस्ट को हम मैग्नेट से आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ये तो बिल्कुल करेक्ट है ना। तो यहाँ से जो आटा निकला, हम उसको एक मैग्नेटिक फील्ड से निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है एक बड़ा सा पाइप होता है, बड़े से पाइप में आटा घूमता हुआ जाता है, एक एक पार्टिकल घूमते हुए जाते हैं और बीच में उसको मिलता है एक मैग्नेट। मैग्नेट मिलेगा तो मैग्नेट क्या करेगा, इसकी डस्ट को अपने पास खींच लेगा और आटे को फ्री करके ऊपर भेज देगा। प्लस इसकी डस्ट ने किसी आटे के पार्टिकल के साथ भी कांटेक्ट कर लिया, इसकी डस्ट ने किसी आटे के पार्टिकल के साथ में भी कांटेक्ट कर लिया, तो उसको भी, उस आटे को भी अपने साथ खींच के रख लेगा। तो ये जो दोनों आटे हैं, ये यहाँ से प्रोडक्शन के टाइम पे दोनों एक साथ थे। मैग्नेट ने इसको रोक लिया और इसको फ्री कर दिया। तो अब मैं आपको छोटा सा, मैं आपको डेमो बता देता हूँ। ये मेरे पास एक छोटा सा मैग्नेट है, इसको मैंने कपड़े के कवर में कर दिया। ये कपड़े का कवर, ये इस प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ था, बीच में मैग्नेट आता है, यहाँ से आटा घूमता हुआ जाता है और यहाँ से निकलेगा। जो इसकी डस्ट होगी तो यहाँ अटक जाएगी और नहीं होगी वो ऊपर चली जाएगी। तो मैग्नेट ने इसको छोड़ा है, क्यों छोड़ा है देख लेते हैं। इसमें ये आटा इसमें घुमा लिया, कुछ भी नहीं है, इसको मैग्नेट ने पकड़ लिया था। जी अरे वाह वाह वाह। ये अपन घर पे भी आटे में देख सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपका पत्थर ऐसा होना चाहिए। यदि आपका पत्थर आयरन कोटेड सैंड का बना हुआ होगा तो ही ये काम करेगा, बाकी नहीं करेगा। इसीलिए मैं पत्थर पे वापस आपको एक बार वापस, समझ रहे हैं? ठीक है सर। अब देखो मैं इसका मैग्नेट को निकाल रहा हूँ, चुंबक आटे जैसा ही है ये, जो इसके पार्टिकल है आटे जैसे ही है। इसमें आप हाथ लगा के देख लीजिए, आटे जैसे ही पार्टिकल है। आटा घरेलू आटा इसमें जो है उसका पार्ट पता नहीं चलेगा।